हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, नमस्कार, शुभ संध्या। एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक आभार है। 10 कदम एक महत्वपूर्ण श्रृंखला है जिसके अंतर्गत आप विभिन्न एक दिवसीय परीक्षाओं में जो पिछले 7-8 साल में हुई है, 10 साल के बीच में जितने भी वनडे एग्जाम हुए हैं और जीएस के सेक्शन से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न आपके पूछे जाते हैं उनका एक कलेक्शन है। 10 सालों का ये जो है निचोड़ है ना। और इस श्रृंखला के दौरान या इस सेशन के दौरान जो है अगले 15 से 20 मिनट में इनका एक्सप्लेनेशन किया जाएगा, इनका पोस्टमार्टम किया जाएगा और इन प्रश्नों के आगे पीछे जितने भी प्रश्न आपके बन सकते हैं, आने वाले एग्जाम में जितने प्रश्न यहाँ से बन सकते हैं, पूछे जा सकते हैं, उसका जो है यहाँ पे एक सारांश होगा, है ना। चैनल पे आए, अगर आप पहली बार आए हैं चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही हेल्पफुल कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करता रहता हूँ। आइए शुभारंभ करते हैं आज की क्लास का। जो पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है, यहाँ पे पूछा गया है कि ग्रेनाइट, है ना, ग्रेनाइट और बेसाल्ट, ग्रेनाइट और बेसाल्ट किस प्रकार की चट्टान का उदाहरण है। 3 प्रकार की चट्टानें आपकी होती हैं, आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान और एक रूपांतरित या कायांतरित चट्टान, है ना। पूछा गया है ग्रेनाइट और बेसाल्ट ये 2 चट्टानें हैं, यह इन 3 में से किस श्रेणी में आती हैं। उत्तर आपका होगा आग्नेय चट्टान, या इसी को जो है आप अंग्रेजी में इग्निस रॉक्स के रूप में जानते हैं। इसको आप प्राथमिक चट्टान भी कहते हैं, है ना। अग्नि चट्टानों के 2 प्रकार, एक तो आपका होता है प्लूटोनिक, मतलब जो पाताल में पाताली अग्नि चट्टानें होती हैं, अंतर्भेदी अग्नि चट्टानें होती हैं, और एक आपका होता है बहिर्भेदी जो कि बाहरी सतह पर पाई जाती है ना। तो जो ग्रेनाइट है, ग्रेनाइट आपकी अंतर्भेदी चट्टान का उदाहरण है, यह पाताली अग्नि चट्टान का उदाहरण है, और जो बेसाल्ट आपका है यह बहिर्भेदी अग्नि चट्टान का उदाहरण है। तो इतनी चीज़ें इसको ध्यान रखिएगा। चट्टान टॉपिक से अगर प्रश्न पूछा आता है तो इस तरह के प्रश्न आपको एग्जाम में मिलते हैं। अगला टॉपिक आपसे पूछा गया, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसे आप दीनबंधु, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, है ना, इसको ट्रिपल स्टार के अंतर्गत रखिएगा। किस व्यक्तित्व को आप दीनबंधु के नाम से भी पुकारते हैं, दीनबंधु के नाम से भी जानते हैं। 2 चीज़ों में कन्फ्यूजन होता है, एक है दीनबंधु और एक है आपका देशबंधु, है ना। दोनों अलग अलग हैं, दोनों में कन्फ्यूजन होता है, ऑप्शन में दोनों के नाम दिए जाएंगे। एक याद रखिएगा, दीनबंधु, दीनबंधु किसे कहते हैं, C.F. एंड्रूज, है ना, एक अंग्रेज थे, C.F. एंड्रूज। C.F. एंड्रूज को जो है भारतीयों के प्रति उदारवादी दृष्टिकोण रखने के कारण इनको दीनबंधु के नाम से संबोधित किया गया है। और देशबंधु की अगर बात करिएगा, देशबंधु किसे कहते हैं, तो चित्तरंजन दास, C.R. दास, चित्तरंजन दास देशबंधु, C.F. एंड्रूज दीनबंधु। चित्तरंजन दास ने 1923 ईस्वी में मोतीलाल नेहरू के साथ मिलकर स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। और यह फैक्ट भी आपसे पूछा आता है कि स्वराज पार्टी स्थापित कब हुई थी, 1923 में, और संस्थापक उसके कौन कौन थे, तो देशबंधु, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू, है ना। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, वीवी गिरी लेबर्स इंस्टीट्यूट, एक इंपॉर्टेंट फैक्ट होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट श्रेणी रखिएगा इसे। वीवी गिरी लेबर्स इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है, यूपी स्पेशल से लिया गया क्वेश्चन है, और हमेशा एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन संस्थानों से आपसे पूछे जाते हैं। वीवी गिरी लेबर्स इंस्टीट्यूट कहाँ पे है, तो बताइएगा गौतम बुद्ध नगर, गौतम बुद्ध नगर, या कोर्ट में अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं नोएडा, है ना। चलिए, पूछा गया है कि दिल्ली मेट्रो को किस देश के सहयोग से अपनी पहली ड्राइवर रहित रेलगाड़ी मिली थी, उस देश का नाम आपको बताना है। दिल्ली मेट्रो जो कि भारत की दूसरी मेट्रो है, और इस मेट्रो को पहली जो ड्राइवर रहित यानी बिना ड्राइवर के चलने वाली ट्रेन है, किस देश ने दिलाई थी, तो किसके सहयोग से मिली थी बता दीजिएगा, साउथ कोरिया, है ना, दक्षिण कोरिया से मिली थी। और दक्षिण कोरिया की राजधानी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे आप बताएंगे, है ना। ऐसे क्वेश्चन 1-2 क्वेश्चन मिल जाते हैं जिनका ना कोई और रहता है ना कोई छोड़ रहता है, बिना और छोड़ वाले क्वेश्चन हैं, और एग्जाम में अगर आ जाते हैं तो आपको मेरिट को डिमेरिट कर देते हैं। अगर आप इनको हल कर लेते हैं, आपका उत्तर सही हो जाता है, तो आप मेरिट में एकाएक ऊपर चढ़ जाते हैं, और अगर गलत हो जाता है तो मेरिट आपकी डाउन हो जाती है ना। भारत में पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ करने वाले 2 राज्य कौन से थे, है ना। 2 राज्यों की बात की गई है, प्रथम 2 राज्यों की बात की गई है। पंचायती राज व्यवस्था का आरंभ करने वाले
कौन से दो राज्य हैं? तो एक याद रखिएगा राजस्थान, एक याद रखिएगा राजस्थान और दूसरा याद रखिएगा आंध्र प्रदेश, है ना। दोनों का नाम आपका पूछा जाता है। 2 अक्टूबर सन 1959 को राजस्थान के नागौर डिस्ट्रिक्ट से जो है बलवंत राय मेहता कमेटी के प्रस्ताव पर राजस्थान से जो है आपकी भारत में पंचायती राज प्रणाली का शुभारंभ हुआ था। तो एक तो राजस्थान आपका हो गया। इसके 2 वर्ष पहले 1957 ईस्वी में आंध्र प्रदेश राज्य में प्रायोगिक तौर पे पंचायती राज व्यवस्था का मतलब प्रयोग किया गया था। तो दोनों ही राज्य आपसे पूछे जाएंगे। अगर नॉर्मली पूछा जाए मेन तो स्टार्टिंग आपके नागौर डिस्ट्रिक्ट से हुई है, राजस्थान से। लेकिन अगर ऐसे पूछा जाए कि किन 2 राज्यों में पहली बार प्रायोगिक तौर पर स्टार्ट किया गया था पंचायती राज व्यवस्था को, तो उत्तर आपका राजस्थान और आंध्र प्रदेश आपका दोनों होगा। लेकिन पहले कहाँ पे हुआ था? 1957 में ही आंध्र प्रदेश में प्रायोगिक तौर पर इसको शुरुआत किया गया था, है ना। इसके बाद दिया गया तक्षशिला किस राज्य में है? तक्षशिला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, ध्यान रखिएगा। और बहुत लोग इसको गलत करने जा रहे हैं, है ना। मैक्सिमम लोग समझेंगे कि तक्षशिला के लोकेशन कहाँ है। अगर किसी से पूछा जाए तो पहले बार में वह इसका उत्तर भारत ही बताएगा। उत्तर आपका गलत होगा। तक्षशिला भारत में नहीं है, बल्कि कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान। तक्षशिला की लोकेशन कहाँ है? पाकिस्तान। तक्षशिला विश्वविद्यालय भी आपका पाकिस्तान में ही स्थित है ना। चलिए नेक्स्ट अगला पूछा गया किस वर्ग को, किस रक्त समूह को आप यूनिवर्सल डोनर यानी सार्वत्रिक अदाता के नाम से भी जानते हैं? ऐसा डोनर, ऐसा रक्त समूह जिसको किसी को भी आप दे सकते हैं, है ना। यूनिवर्सल डोनर के रूप में किसे जाना जाता है? मैक्सिमम लोग इसका उत्तर बताएंगे। प्रचलित क्वेश्चन है। यूनिवर्सल डोनर आपका कौन सा है? ओ, रक्त समूह ओ, है ना। ओ जो है आपका यूनिवर्सल डोनर के रूप में जाना जाता है। अगर आपसे यही पूछा जाता कि किस रक्त समूह को आप यूनिवर्सल एक्सेप्टर यानी सार्वत्रिक ग्राही कहा जाता है, तो उत्तर आपका ए बी होगा। 2 समूह आपको याद रखने होंगे। एक ओ याद रखिएगा सार्वत्रिक दाता, और एक ए बी याद रखिएगा सार्वत्रिक ग्राही कह लीजिए, है ना। कार्ल लैंड स्टेनर ने जो है रक्त समूहों की खोज की थी, और 4 रक्त समूह आपके पाए जाते हैं, ए बी और ओ, है ना। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि जैन धर्म के प्रथम ग्रंथ कल्पसूत्र के रचनाकार कौन है? कल्पसूत्र की रचनाकार आपसे पूछे गए हैं यहाँ पर भद्रबाहु, है ना। रचनाकार का नाम बताइएगा। भद्रबाहु, जो कि कल्पसूत्र प्रथम ग्रंथ माना जाता है जैन धर्म का। जैन धर्म के प्रवर्तक कौन है? तो महावीर स्वामी को बताइएगा। 24वें तीर्थंकर थे, 23वें आपके पार्श्वनाथ थे। लेकिन जितना प्रसार आपका महावीर स्वामी के समय इनका इस धर्म का हुआ था, उतना वास्तविक संस्थापक तो इसके ऋषभदेव माने जाते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि अगर आपसे पूछा जाए कि जैन धर्म के संस्थापक कौन है, तो आप ऋषभदेव बताएंगे। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन है, तब उत्तर आपका जो है महावीर स्वामी होगा, है ना। वास्तविक संस्थापक जिनके कार्यकाल में ज़्यादा प्रचार प्रसार हुआ था, जबकि संस्थापक आपके कौन है? पहले ऋषभदेव हैं। 23वें नंबर के जो पूछे जाते हैं पार्श्वनाथ का जन्म स्थल पूछा जाता है, कहाँ पर हुआ था? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बताइएगा। 3 धर्मगुरुओं का नाम याद रखिएगा। पहले ऋषभदेव जो कि इसके संस्थापक माने जाते हैं, 23वें पार्श्वनाथ और 24वें महावीर स्वामी। 23वें धर्मगुरु या तीर्थंकर कह लीजिए पार्श्वनाथ का जन्म कहाँ पर हुआ था? आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। अगला प्रश्न जो आपसे पूछा गया है प्रसिद्ध पर्यटक स्थल माउंट आबू। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट होगा आप लोग के लिए, ध्यान रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं आपको। माउंट आबू की लोकेशन किस राज्य में स्थित है, यह आपसे पूछा गया है। तो माउंट आबू की अगर बात करिएगा तो माउंट आबू आपका पड़ता है राजस्थान में, है ना। माउंट आबू राजस्थान राज्य में स्थित है, और यहीं पर विश्व प्रसिद्ध दिलवाड़ा के जैन मंदिर पाए जाते हैं। माउंट आबू किस पहाड़ी का भाग है? भाई हिल स्टेशन है तो किसी न किसी पहाड़ी पे होगा। किस पहाड़ी पे है? अरावली पर। अरावली की विशेषता क्या है? अरावली जो है विश्व की सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है। अरावली विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है, और इसके बारे में कहा जाता है कि इसकी जो सर्वोच्च पर्वत चोटी है गुरु शिखर 1722 मीटर है, राजस्थान के सिरोही डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, और इसी पर्वत पर आपका माउंट आबू नामक हिल स्टेशन स्थित होगा, है ना। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया है यहाँ पे वह ये होगा कि उज्ज्वला योजना आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, करंट की दृष्टि से महत्वाकांक्षी योजना है। पूछा गया है कि उज्ज्वला योजना का शुभारंभ किस स्थान से हुआ था, किस शहर से हुआ था, आपसे पूछा गया है।
पेट्रोलियम गैस संबंधित योजना है 2016 में इसकी स्टार्टिंग हुई थी। उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला है बलिया से इसकी स्टार्टिंग हुई थी। और किस वर्ष हुई थी? तो 2016 जो है आपका यहाँ पे उत्तर होने जा रहा है ना। नेक्स्ट अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है यहाँ पे कि बंगाल विभाजन किस वर्ष रद्द किया गया है? बंगाल विभाजन किस वर्ष रद्द किया गया था, यह आपसे प्रश्न पूछा गया है। शुरुआत करने की तिथि 1905 बताइएगा। 16 अक्टूबर 1905 को एक्टिवेट हुआ था। 19 जुलाई 1905 को अनाउंस हुआ था। और रद्द कब हुआ है? तो 1911 है ना। 1911 में लॉर्ड हार्डिंग्स जब भारत के वायसराय थे, कर्जन के शासनकाल में इसको एक्टिवेट किया गया था। और लॉर्ड हार्डिंग के शासनकाल में दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था और इसी दरबार में बंगाल विभाजन को रद्द किया गया था। तो ये सब फैक्ट है बंगाल विभाजन के आगे पीछे, जहाँ से भी प्रश्न आपके बनने की संभावनाएं पूरी आपकी बनी रहती है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है सार्क समूह। सार्क समूह कहिएगा या सार्क समूह कहिए या इसी को आप कह सकते हैं क्या? दक्षिण एशियाई देशों का एक सहयोग संगठन है। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन दक्षेस के रूप में जाना जाता है या सार्क के रूप में जाना जाता है। पूछा गया है किस वर्ष इसकी स्थापना हुई थी? तो 1985 जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा? उत्तर आपका सही होगा। 1985 में सार्क देशों का स्थापना किया गया था, स्थापना हुआ था समूह का। और इसमें टोटल 8 मेंबर आपके हैं। जितने भी भारत के पड़ोसी देश हैं, म्यांमार को छोड़ दीजिएगा, चाइना को छोड़ दीजिएगा। म्यांमार और चाइना को छोड़ने के बाद भारत के मानचित्र में जितने भी देश आपको दिखाई देते हैं, 8 मेंबर टोटल जो है आपको यहाँ दिखाई देंगे, जो कि सार्क के मेंबर हैं। 1985 में स्थापना हुई थी। मुख्यालय आपसे पूछा जाता है, बता दीजिएगा, काठमांडू में, है ना। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो काठमांडू में स्थित मुख्यालय आपका होगा। सबसे लास्ट में अंतिम जो क्वेश्चन आपका होगा, पूछा गया कि विश्व का सबसे ऊंचा वाटरफॉल, सबसे ऊंचा जलप्रपात किस देश में स्थित है ना। सबसे ऊंचा वाटरफॉल किस देश में स्थित पूछा गया है। सबसे पहले तो आपको सबसे ऊंचा वाटरफॉल का नाम आपको बताना होगा, साल्टो एंजल, है ना। विश्व का जो सबसे ऊंचा वाटरफॉल मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, विश्व का सबसे ऊंचा वाटरफॉल साल्टो एंजल कहाँ पर है? वेनेजुएला में, दक्षिण अमेरिकी देश वेनेजुएला में स्थित है। विश्व का सबसे ऊंचा वाटरफॉल साल्टो एंजल वेनेजुएला में स्थित है। नदी पूछी जाएगी, नदी बताइएगा कैरो नदी, है ना। कैरो नदी कौन सी है? कैरो नदी पर इसका निर्माण हुआ है ना। तो ये रहा एक बेहतरीन सेशन, बेहतरीन क्वेश्चन का प्रश्न बैंक। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। वीडियो को अधिक से शेयर करिएगा, अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिए, ताकि यह वीडियो वहाँ तक पहुँचे जिसको वास्तव में इस तरह के प्रश्नों की ज़रूरत है। क्योंकि ये ऐसे प्रश्न हैं, ऐसे चुनिंदा प्रश्न हैं, इनको अगर आप नहीं देखते हैं, इनका कलेक्शन नहीं करते हैं, तो उस कंडीशन में जो है आप पीछे रह जाएंगे, है ना। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद, हैव ए नाइस डे, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग मी, गुड नाइट।